हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। आज मैं क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की बुक की पालमपुर गांव की कहानी जो हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, बट अब हम पार्ट 2 उसका कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कार्यपद 24 है, डेट है आपकी 2 सितंबर 2021। जैसे कि हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पालमपुर में क्या पढ़ा था। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि पालमपुर में रायगंज है, उसके पास में जो 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके आसपास उससे जुड़े हुए गांव और कस्बों छोटे छोटे है ना, भली भांति से जुड़े हुए हैं। और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी हमने कि इसके अंदर ये स्कूल्स हैं और बिजली है, और घरों के बारे में पढ़े थे। यहाँ 420 परिवार रहते हैं, 80 ठीक है ऊंची जाति के रहते हैं। हमने ये सब रीड करा था, बट आज उसके आगे हम रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पालमपुर में खेती मुख्य क्रियाएं है, यानी कि जो पालमपुर गांव है उसके अंदर खेती जो है वो मुख्य कार्य है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। यानी कि अब जो ये गैर कृषि है, इसको हम गैर कृषि किसे कहते हैं? देखो, गैर कृषि उसे कहते हैं जो, पहले मैं यहाँ से आपको बता दूँ, जबकि अन्य किराए यानी कि जो खेती नहीं करते, वहाँ अलग तरीके से भी काम होते, जैसे डेयरी और कोई ऑटो चलाता है, बस चलाते ना, ऐसे अलग तरीके से जो होते कार्य वो भी वहाँ की जाती है, बट उनको हम क्या कहते हैं? गैर कृषि। ठीक है, अब फिर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि गैर कृषि किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं गैर कृषि वे होते हैं जो कृषि का काम नहीं करते, अलग काम करते, जैसे डेयरी का काम, परिवहन का आदि। ठीक है, उसे हम गैर कृषि कहते हैं। इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकताएं होती, मतलब कि ये जो अलग अलग कार्य होते, डेयरी, परिवहन, मोटरसाइकिल चलाना या ऑटो चलाना, बस चलाना, दुकान खोलने, इन सभी के लिए क्या चाहिए? विभिन्न साधनों की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं या मानव प्रयास, मुद्रा आदि। ठीक है, यानी कि इन सभी जो डिफरेंस कार्य हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए? प्राकृतिक, मानव द्वारा कुछ वस्तुएं चाहिए, मानव का प्रयास चाहिए, पैसे चाहिए, आदि भी कुछ चाहिए। ठीक है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसे वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करने जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन किसे कहते हैं? तो उत्पादन की मीनिंग आप अच्छे से समझे। ठीक है, उत्पादन उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। जैसे कि हमारा ड्रेस है, ठीक है, आपको स्कूल ड्रेस है, उसको आपको लेना है, तो जो उत्पादन है वो उत्पादन हमारे स्कूल ड्रेस को पूरी करती, कपड़ों को खाने से पीने तक। ठीक है, उसको हम कहते हैं उत्पादन। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे। आगे है आपका कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकताएं हैं। देखो, अब जब आपको खाना पीना या पहनना ओढ़ना इस सभी की आवश्यकता है, तो इनको बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। वो कौन सी है? पहली आवश्यकता आपको भूमि की है। अब जो आपके कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, ठीक है, ड्रेस है, फूड है, एक्सेट्रा, अलग अलग जो फूड्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है? एक फैक्ट्री होती है। ठीक है, एक फैक्ट्री में बनता है वो सभी। ठीक है, बट फैक्ट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले एक भूमि चाहिए, पहले लैंड चाहिए। ठीक है, फिर उसमें हमें क्या चाहिए? एक अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए, जैसे कि जल, वाहन, वन और खनिज। और दूसरी आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए? श्रम मतलब जो लोग मेहनत कर सके, यानी काम कर सके। ठीक है, और तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। अब आप कहोगे भौतिक पूंजी किसे कहते हैं? भौतिक पूंजी उसे कहते हैं जो आपके, यानी कि आप जो फैक्ट्रीज़ में सामान खरीदते हैं, जैसे कि आपने ख़रीदा है, फैक्ट्रीज़ होती है ना, फैक्ट्रीज़ में आपने अब लैंड तो खरीद लिया आपने फैक्ट्री के लिए, है ना, अब आपने लैंड खरीद लिया, उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? भौतिक पूंजी, यानी आपको एक पैसे की ज़रूरत है जो आपने जमा करके रखा है, उसको हम कहते हैं भौतिक पूंजी। आपने लगाया है, मज़दूरों को देना, ये सभी। उत्पन्न के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कार्य एक तरह के आगे। और चौथी जो आवश्यकता है वो ज्ञान और उद्यम की, आजकल जिसे हम मानव पूंजी के भी जाना जाता है। यानी कि चौथी आवश्यकता होनी चाहिए ज्ञान और उद्यम, यानी कि किसी व्यक्ति के पास अगर उस चीज़ को बनाने के लिए, यानी कि कपड़ा है, कपड़े को बनाने के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है, टैलेंट नहीं है, उसकी हाथ की सफाई नहीं है,
तो उसका फिर क्या मतलब है। पर जिसके पास ज्ञान है, टैलेंट है, सब कुछ, उसको आजकल के टाइम कहते हैं मानव पूंजी। ठीक है, उपदादन की इन्हीं आवश्यकताओं से उपदन कार्य कहते हैं। अब देखो उपदन के कारक समझे कि उपदन के कारक कौन कौन से होते हैं। एक भूमि होता है, ठीक है, और पूंजी, ये सभी आते हैं। देखो नीचे पैराग्राफ दिए हैं, देखो पैराग्राफ में एक फैक्ट्री जहाँ ये कपड़ा बना रहे हैं, इसके अंदर एक टैलेंट है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। अब उपादान के कारक, भूमि आता है, श्रम आता है, पूंजी आपके दो टाइप्स, एक स्थायी और एक कार्यशील। स्थायी यानी कि स्थायी समझ लीजिए आपका, एक मिनट देखो, स्थायी में आ गया आपका, आपने एग्जाम्पल लिया एक ट्रैक्टर, ठीक है, कृषि में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का। तो आपने पैसे मनी जमा करें और एक ट्रैक्टर खरीद लिया। अब उसको आपको दोबारा खरीदना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कल आज खरीद लिया यार कल भी खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अब वो 6 साल महीने चल सकता है ना, 6-5 साल। बट कार्यशील किसे कहते हैं, पूंजी। वो जैसे कि आपने कृषि के लिए, अब आपको बीज चाहिए, आज आपने यूज़ कर लिया तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हमें दूसरी चाहिए। फिर आज जैसे कि हमने परसों यूज़ कर लिया, बीज खरीद लिया, तो यानी कि हमें हर बार बीजों की ज़रूरत पड़ती है, दोबारा में एक नया बीज खरीदना पड़ता है। तो उसे हम कहते हैं कार्यशील, जहाँ हमारे पैसे बार बार लगते हैं, और स्थायी पूंजी यानी एक बार जहाँ लगता है। ठीक है, अब इससे रिलेटिव आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, चलिए इसकी करते हैं। तो पहला है आपका कि उपदादन से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उपदादन से हम समझते हैं कि उपदादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं जहाँ सेवा उत्पादित करना जिनकी आवश्यकताएं होती है। यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ तक हो गया पहले का। ठीक है, आपका हो गया पहले का उत्तर। अब हम चलते हैं सेकंड का। अब आपका सेकंड जो है उसमें कहा है कि उपदादन के सभी कारकों के नाम बताएं। तो आप अगर ये डायग्राम बना लेते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, आपको इसके नंबर मिल जाते हैं बहुत अच्छे। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इस पिक्चर को इस तरीके से बना लेना, ये आपका हो जाएगा कारक उपदादन के। अब आपका आता है कि उपदादन के कारकों से कौन कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों। पर देखा जाए तो सभी कारक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर भूमि नहीं होगी तो ये सब का क्या व्यर्थ हो जाएगा, अगर कोई श्रम नहीं करेगा तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आंसर्स को करते हैं। तो देखो, उपदादन के सभी 4 कारक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप इसके बिना कोई उपदादन शुरू नहीं कर सकते। यदि आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा। आपको कुछ पूंजी की भी आवश्यकता है, इसी पर श्रम किया जा सकता है। ठीक है, आपका उत्तर हो सकता है। अगर आपको इजी बनाना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमें, देखो आप ऐसे लिख देना कि उपदादन के सभी 4 कारकों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके बिना कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इजी चाहिए तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर है आपका। ओके, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो यहाँ तक लिखना। ठीक है, अगर आपको पूरा चाहिए, आपको बेटर लग रहा है। एंड फिर आगे आता है आपका, अब देखो हमारा 4th आ गया कि पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषियों के नाम बताना है आपको। तो आप लिखोगे कि पालमपुर में की जाने वाली 3 गैर कृषियों कार्य के नाम। ठीक है, आप ये लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, ये 3 नाम लिख देना और इसके आगे आप लिख देना आदि। ठीक है, ये आपका हो गया 4th आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं 5th में आपसे कहा जा रहा है कि जो उपदादन क्रियाओं के लिए किन्हीं संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। उपदादन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लिख देना कि उपदादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तु और मानव प्रयास या मुद्रा आदि। ये आपका हो जाएगा 5th। ठीक है, ये तो काफ़ी ईजी मैंने लिखा है आपका। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मिले और आपको मोटिफाई मैं करती रहूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।